नमस्कार साथियों, खंड बा करने वाले हैं जिसमें पहला प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ये इसमें पहले प्रश्न के अंदर 6 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से कह रहा है किन्हीं 5 को करिए। तो जो आपको 5 आते हैं उन्हें आप कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरे बताऊंगा, सारे सॉल्व कराऊंगा। और इसके पहले खंड आ का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल को चेक कीजिए, चैनल पर भी डाला है रिसेंट में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। चलो शुरू करें। पहला प्रश्न इसका का दिया गया है, उसमें कह रहा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 4 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान देना, हमने बुक में जो पढ़ा था वहां पे बोला था 2 परिमेय संख्या दी होती थी, उसमें बोलता था कि उसके बीच में निकालना होता है, आपको परिमेय संख्या ही निकालना होता है। पर यहाँ पे कह रहा है अपरिमेय संख्या निकालना है। तो अब यहाँ पे आपका कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि ये कैसे क्वेश्चन है, खंड बा के वर्णात्मक प्रश्न है। तो देखो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, परिमेय संख्या किसको बोलते थे, सबसे पहले याद करो। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका हम भाग करें तो भाग चला जाए, अगर भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव में जाए, पर दशमलव में भी नहीं जा रहा तो उनकी संख्याएं क्या हो, रिपीट हो। परिमेय संख्या क्या थी, सबसे पहली बात तो p/q में है तो भाग करें तो चला जाए तो उसको भी परिमेय बोलेंगे। नहीं जा रहा है, दशमलव में ले जाए तब चला जाए तब भी परिमेय बोलेंगे। दशमलव में ले जा रहे हैं फिर भी अगर नहीं कट रहा है, बट अगर उसमें कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे 7 चला आ रहा है और ये नहीं जा रहा है, दशमलव में खत्म ही नहीं हो रहा, तो इसको भी परिमेय बोलेंगे। और यहीं पे अपरिमेय पढ़ी थी हमने कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है उनको अपरिमेय बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो अब इसमें क्या होगा, कौन सी संख्या है, दशमलव में जो ना जाएं, ठीक है, और उनमें संख्या बार बार भी ना आए, मतलब कोई संख्या बार बार भी ना आए, उसको बोलते हैं अपरिमेय। जैसे ये हो गया 2 8 हो गया, फिर 1 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 7 आ जाए, और ऐसे आता रहे अलग अलग नंबर, किसी संख्या का बार बार आना भी ना हो, इसको अपरिमेय बोलते हैं। अब यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज में आएगा। कौन कौन सी 2 संख्याएं बताई है इसने परिमेय संख्या, 5/7, इसको सबसे पहले दशमलव में ला लो ताकि आपको पता चल जाए कि किसके बीच में आपको निकालनी है अपरिमेय संख्या। तो दशमलव में ला लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। इसको ले जाएंगे, 7 से भाग करेंगे 0, ये हो जाएगा 50, 7 7 49, फिर 10 और 1, 2 संख्या तक ले जाते हैं बस दशमलव में, हमें पता चल गया 1, इसका मतलब है ये। और दूसरी संख्या है 9/11, इसको भी भाग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.11 से 8 बार में जाएगा, हाँ 90, 2 20 हो जाएगा 20, फिर 1 बार में जाएगा, ठीक है, यानी कि 81। यानी कि दशमलव में हमें 2 संख्याएं पता चल गई, इनके बीच में ऐसी कोई भी परिमेय संख्या बता दो जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट ना हो, वही आपकी हो जाएंगी 4। तो ये लो 7 1 है, मैं 0.72 करके 4 6 8 7 और डैश डैश लगा दिया, ये हो गई। अपरिमेय संख्या 4 बतानी है, ये लो मैंने पहली बता दी। दूसरी इसी के बीच में ये 7 3 करके 4 कर दो, 6 फिर 1 फिर 2 फिर 7, ऐसे मतलब रिपीट ना हो, बस इतना लिख दो बहुत है। फिर तीसरी भी हम बता सकते हैं, इसको मैंने कर दिया 6 0.76 2 1 4 2 डैश डैश लगा दो। डी 0.78 1 2 3 6 कुछ भी, ये लो 4 संख्याएं हो गई अपरिमेय संख्या ये सारी, क्योंकि मैंने इसमें डैश डैश भी लगा दिया। तो इस तरीके से इसको करना है, कंसेप्ट वाली बात है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, फर्स्ट का खा। इसमें बोल रहा है कि 11/1/2 को सरल कीजिए। देखो ये है 11, इसकी घात है 1/2, बटा है पूरे के नीचे, फिर 11 है 1/4 है, ठीक है। कह रहा है कि इसको सरल कीजिए। तो हमने इसको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में लास्ट प्रश्नावली में था, वहाँ पे मैंने इसका कंसेप्ट बताया था कि मान लो जैसे भाग में है, बेस क्या है, बराबर हो, यहाँ पे m है और नीचे भी a है, इसकी घात n है। तो क्या हो जाता है, जब दोनों बेस बराबर हो, मतलब ये चीज़, बेस का मतलब ये बराबर है, तो इसी को लिखते हैं और घात का क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ये। तो यहाँ पे भी बेस बराबर है तो 11 लिखेंगे और घात को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1/2 में से माइनस हो जाएगी 1/4 और इसको हल कर देना है बस। जब 1/2 में से 1/4 माइनस होगा तो इसका क्रॉस गुना हो जाएगा इसका, और इसका इसके साथ हो जाएगा 4 - 2, इसका भी इसके साथ कर लेते हैं, 4 दूनी 8 कर लेते हैं और इसको हल करेंगे, या फिर आप एलसीएम लेके कर सकते हो, जैसे भी करो। तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा
2 आएगा, यानी कि 2/4 और 2/4 को फिर 2/8 और फिर इसको कट करेंगे 1/4 हो जाएगा, यानी कि ये 4 बार में गया 11 की घात 1/4, ये इसका जवाब हो जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A समद्विभाजक है AD भुजा BC पर लंब, दर्शाइए कि AB बराबर AC और त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो भाई, सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूं। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। ABC एक त्रिभुज है, ABC ये हो गया आपका त्रिभुज, जिसमें कोण A क्या है, समद्विभाजक है, मतलब ये क्या है, कोण A बराबर 2 भागों में बांटा गया है। किस भुजा से, AD के द्वारा, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि ये समद्विभाजक है। ठीक है। पर लंब BC पर, AD क्या है, लंब किस पे डाला गया है, BC पर। जब लंब डाला जाता है तो 90 अंश का कोण बनता है, यानी कि ये भी 90, ये भी 90। दर्शाइए कि AB बराबर AC, यानी कि ये वाली भुजा ये वाली भुजा के बराबर आपको दर्शाना है, और त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दर्शाना है। अब हम ये भुजा इसके बराबर कब बता सकते हैं, ध्यान से सोचना। जब हम बता सकते हैं, जब हम ये सिद्ध कर दें कि ये वाला त्रिभुज ACD और त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो जाए तो एक दूसरे के, जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये वाली भुजा इसके बराबर बता देंगे और कह देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। यही हम कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले सिद्ध करें कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है। तो यहाँ पे लिखता हूँ त्रिभुज इस वाले में ADB और त्रिभुज ADC, ठीक है। इसमें हम बता रहे हैं सर्वांगसम करने के लिए कोई तीन चीजें बतानी होती हैं बराबर। अब देखो इस वाले त्रिभुज में ध्यान से देखो और इस वाले त्रिभुज में क्या क्या बता सकते हैं बराबर। सबसे पहली बात तो एक चीज बता सकते हैं, ये कोण इसके बराबर है। क्यों है, क्योंकि A क्या है, कोण A समद्विभाजक कोण है। तो यहाँ पे बता देते हैं कोण BAD बराबर है कोण CAD। क्यों, कोण A क्या है, समद्विभाजक कोण है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये दिया गया हमें समद्विभाजक कोण है, बताया भी गया। अच्छा, एक चीज बता दिया। और ये वाली भुजा देखो, ये वाली भुजा AD, ये क्या है, इस त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज के अंदर भी है और उभयनिष्ठ है दोनों में। तो यानी कि AD बराबर AD होगी। और ये कैसी भुजा है, ये है उभयनिष्ठ है। जब दोनों में है तो जाहिर सी बात है भाई बराबर ही होगी ना, वही चीज है दोनों में तो बराबर ही होगी। अच्छा, अब क्या बता सकते हैं, एक चीज, ये कोण हमें दिया गया है, ये वाला कोण कह रहा है लंब है, लंब है मतलब 90 अंश का कोण है। तो कोण ADB बराबर है कोण ADC और ये क्या है, 90 अंश है। बस बात खत्म, क्योंकि 90-90 दोनों है तो बराबर ही है। ठीक है, तो हमें क्या तीन चीजें हमने बता दी, एक कोण, एक भुजा, एक कोण, यानी कि ये ASA सर्वांगसम से ASA सर्वांगसम से ये सिद्ध हो गया कि दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं एक दूसरे के। ठीक है, सर्वांगसम है। अब हमसे जो पूछा हम उसके बारे में डायरेक्ट जाते हैं बस, और हमें कुछ नहीं बताना। अतः यहां पे बता देते हैं कि त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC किससे है, ASA सर्वांगसम से। ठीक है, अतः अब जिसके बारे में हमें से पूछा है भुजा AB बराबर AC। हाँ, AB बराबर AC क्यों है, हम लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज की सर्वांगसम भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं, जिसको अंग्रेजी में CPCT कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, मैं यही लिख दे रहा हूँ, आप हिंदी में लिख देना सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो जाहिर सी बात है समद्विबाहु त्रिभुज ही है, समद्विबाहु त्रिभुज की ही दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो बस यही इतना करना है आपको इसमें बस। अगला जो प्रश्न है, दिए गए चित्र में यदि AB पैरेलल AC, इस क्वेश्चन में गलत है। ये जो AB पैरेलल AC है, मैंने इस पे देखा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ये होगा AB पैरेलल DE, ये चीज सही कर लेना तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत है।
से देखो दिया गया है चित्र ये आपका, और उसमें दिया गया है, ये चीज़ बिल्कुल सही कर लेना, ए बी पैरेलल, ये वाली भुजा पैरेलल है डी सी, ये डी ई, ये चीज़ सही कर लेना, ठीक है। और उसमें दिया गया है कोण बी ए सी ये 35 अंश, और सी डी ई ये भी 53 अंश, सी डी ई यानी कि ये वाला कोण, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है वो ध्यान दो, इसमें पूछा गया है तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए। ये कोण आपको बताना, ये कहाँ है, डी सी ई यानी कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से समझना। एक चीज पढ़ा था, जब दो समांतर पैरेलल भुजाएं होती हैं, समांतर भुजाएं होती हैं, तब उनका ये वाला कोण और ये कोने वाला कोण बराबर होता है। किस लिए होता है, इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हम ये बता देंगे सबसे पहले कि कोण ये वाला डी ई सी बराबर है 35 अंश। क्यों है, क्योंकि ये है अंतः एकांतर कोण है, ठीक है। अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, और ये कब होता है, जब दो भुजाएं समांतर हों तभी ये बराबर होते हैं। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि ये कितने अंश है, ये 35 अंश है। अब त्रिभुज डी ई सी में देखो, इस त्रिभुज के अंदर देखो, ये कोण भी पता है, ये कोण भी पता है, ये निकालना है, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और जब दो कोण पता चल गया तो ये तो निकल ही जाएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 180 में से माइनस कर देंगे तो ये कोण पता चल जाएगा। तो कोण डी सी ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस ये कोण प्लस ये कोण, 53 प्लस 35, और इसको फिर सॉल्व कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, ये 8 हो जाएगा, 5 3 8 5 3 8 88 हो जाएगा, और 80 इधर से चला जाएगा, और 100 में से 8 चला जाएगा यानी कि 92। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 92, ये वाला कोण 90 2 92 डिग्री हो जाएगा, 92 अंश। फर्स्ट का 5वां दिया गया है, कह रहा है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई, ठीक है, 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भाई 30 गेंदें वो खेल रही है और 6 गेंदों पे उसने चौका मारा है, तो कितने पे नहीं मारा है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता है प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है कि जितना चांस है, टोटल चांस, तो टोटल चांस, टोटल उसको कितना मार सकती थी, 4 चौके, ठीक है, तो 30 मार सकती थी। अब और ऊपर क्या होता है, जो आप अनुकूलित, जो आप चाह रहे हो, तो हमें यहाँ पे निकालना है कि कितने पे उसने नहीं मारे चौके। तो ये हम पता कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल पता कर सकते हैं, क्योंकि 30 में से 6 पर उसने मारे हैं, तो कितने पे नहीं मारे, यानी कि 24। तो हम जो निकालना चाह रहे हैं, जिसकी प्रायिकता हम निकालना चाह रहे हैं कि कितने चौकों पे कि उसकी प्रायिकता क्या है, कि चौके न मारने की प्रायिकता, तो 24 गेंदों पे वो चौके नहीं मारी, तो ऊपर हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा टोटल चांस कितने थे, यानी कि उसके पास 30 थे, तो 24/30, और इसको हल करेंगे, ये 2 से जाएगा, 2 दूना 2 से 15 बार में 12/15, उसके बाद 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी कि 4/5, 4/5 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। इसके बाद अंगा के बाद चा, लास्ट वाला देखना, चा चरखा, छठा प्रश्न है इस फर्स्ट का, इसमें से आपको 5 करने थे, तो 5 तो मैंने करा दिया। अब ये वाला भी बता दे रहा हूँ, 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर दो चित्त, दोनों पे चित्त कितनी बार में आ रहा है, 105 बार, तथा एक चित्त 275 बार प्राप्त होता है। इन घटनाओं के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें भी भाई जो चित्र आ रहे हैं, दोनों सिक्कों पे चित्र आ रहे हैं, वो कितने हैं, 105, ठीक है, और कुल कितने आ सकते थे दोनों पे चित्र, तो भाई 500 बार उछाला है दोनों सिक्कों को, तो 500 बार ही आ सकते थे। और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दहम 50, ठीक है, 21/100 आ जाएगा, और ये 3 से नहीं जाएगा, हम इसी में रहने देते थे, 21/100 इसकी प्रायिकता हो गई कि दोनों सिक्कों पे चित आने की। और ठीक है, एक चित
275 बार आ रहे हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक सिक्के पे चित्त कितना आ रहा है 275 बार, तो ये कितनी बार आ सकता था, 500 बार आ सकता था, टोटल कितनी बार आ सकता था 500 बार। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2